बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम महंगाई के बोझ तले दबने लगी। मार्केट में अशिया ज़रूरिया महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों को फिर तड़का लगा दिया। भैंस का दूध होलसेल में 25, गाय का 20 रुपये लीटर महंगा होगा। भैंस का दूध 245 और गाय का 195 रुपये लीटर कर दिया गया। सरकारी और मार्केट रेट में फी लीटर 100 रुपये तक फ़र्क हो गया। चावल दर्जा अव्वल 520 और 650 रुपये किलो तक फरोख्त, जबकि चावल दर्जा दोम 450 और सौम 320 रुपये किलो हो गए। घी दर्जा अव्वल 590, दर्जा दोम 540 रुपये किलो हो गया, जबकि आटा 180 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। शहरी महंगाई के बोझ तले दबने लगे। हर गुजरते दिन के साथ अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। दूध, चावल, घी, आटा, सबकी कीमतें बढ़ने लगी। शहर में दूध की कीमतों में एक बार फिर होशरबा इजाफा हो गया है। डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर खुद साख्ता तौर पर निर्ख बढ़ा दिए हैं। भैंस के दूध की होलसेल कीमत में 25 रुपए, जबकि गाय के दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमतें बिलतरतीब 245 और 195 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई हैं। पुरचून सतह पर दूध 270 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने का इम्कान है। सरकारी नेखनामे में दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, मगर मार्केट में 100 रुपए तक का वाज़े फर्क सामने आ रहा है, जबकि नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा माह से होगा। चावल दर्जा अव्वल 520 से 650 रुपए किलो तक फरोख्त। चावल दर्जा दोम 450 और सोम 320 रुपए किलो। घी दर्जा अव्वल 590, दर्जा दोम 540 रुपए किलो हो गया। निजी कंपनियों का आटा सस्ता ना हो सका। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम की कीमत 3200 से 3500 रुपए फी मन है और नई गंदम भी मार्केट में आने का जल्द इम्कान है। इसके बावजूद निजी कंपनियां आटा 180 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त कर रही हैं, जबकि 5 किलोग्राम आटे का थैला 900 रुपए में दस्तयाब है और फी मन आटा 7200 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आटे जैसी बुनियादी जरूरत की बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। मोटरसाइकिल मालिकान की मौजें बड़ा रिलीफ मिल गया। ट्रांसफर फीस के साथ दूसरे चार्जेस भी खत्म कर दिए गए। एडिशनल रजिस्ट्रेशन 1000, स्मार्ट कार्ड फीस 1300 भी माफ कर दिए गए। ये रियायत लाइफ टाइम टोकन टैक्स पर लागू नहीं होगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल की मिल्कियत अपने नाम होना जरूरी। हुकूमत का मोटरसाइकिल मालिकान को बड़ा रिलीफ, अब सिर्फ ट्रांसफर फीस नहीं दीगर चार्जेस भी वसूल नहीं होंगे। महकमा एक्साइज की जानिब से मोटरसाइकिल ट्रांसफर पर फीस और दीगर चार्जेस माफ कर दिए। हुकूमत ने आवाम को इस मद में 20 करोड़ का रिलीफ दिया, जो कि महकमा एक्साइज बर्दाश्त करेगा। एडिशनल रजिस्ट्रेशन मार्क फीस 1000, स्मार्ट फीस 1300 भी माफ कर दिए गए। वजीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए फ्यूल सब्सिडी का ऐलान किया। स्कीम से फायदा उठाने के लिए मोटरसाइकिल की मिल्कियत अपने नाम होना जरूरी है, जिसके पेश नज़र महकमा एक्साइज ने शहरियों को मजीद सहूलत के लिए मिल्कियत ट्रांसफर फीस माफ की। शहरी इस रियायत से 6 अप्रैल तक 5 मई 2026 तक इस्तेफादा कर सकेंगे। डायरेक्टर एक्साइज उमर शेर चट्टा का कहना है कि ये रियायत लाइफ टाइम टोकन टैक्स पर लागू नहीं होगी, ताहम ट्रांसफर फीस और दीगर रजिस्ट्रेशन से मुतालिक चार्जेस बदस्तूर माफ रहेंगे। पंजाब में मुफ्त शहरी बस सर्विस का प्लान तैयार। हुकूमत प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए बसें किराए पर चलाएगी। ऑपरेटर्स को फी किलोमीटर अदायगी कारकर्दगी से मशरूत निज़ाम के तहत मिलेगी। रोजाना कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर ऑपरेशन लाजिम होगा। सूबा भर में मुफ्त शहरी बस सर्विस शुरू करने का इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत 1000 बसें प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए किराए पर चलाई जाएंगी। मुजव्वजा मंसूबे के मुताबिक ऑपरेटर्स को फी किलोमीटर के हिसाब से अदायगी की जाएगी, जो कारकर्दगी से मशरूत होगी, जबकि रोजाना कम अज कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर ऑपरेशन लाजिम करा दिया गया है और इस हद से ज्यादा सफर पर अदायगी नहीं की जाएगी। बस रूट्स का तयन मुसाफिरों की तादाद और जरूरत के मुताबिक किया जाएगा, जबकि ड्राइवर, फ्यूल, मेंटेनेंस और दीगर तमाम अखराजात ऑपरेटर खुद बर्दाश्त करेगा। हुकूमत हफ्तावार बुनियादों पर मुकम्मल अदायगी करेगी और मुसाफिरों से किसी किस्म का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 1 रुपये 42 पैसे महंगी कर दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली फरवरी 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में महंगी की गई, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजाफा बिजली सार्फिन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। इससे पहले जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 63 पैसे महंगी की गई थी। आपको अपडेट करें हैं कि नेपरा ने फी यूनिट बिजली 1 रुपये 42 पैसे महंगी कर दी। फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली फरवरी 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में महंगी की गई। इजाफा बिजली सार्फिन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। इससे पहले जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 63 पैसे महंगी की गई थी। तो आपको अपडेट करें हैं कि
नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹1.42 महंगी कर दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली फरवरी 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में महंगी की गई। सनती तरक्की और एक्सपोर्ट के लिए 150 अरब का प्रोग्राम 90 अरब सब्सिडी के लिए होंगे। कर्जों की वापसी की मुद्दत 5 से 10 साल तक के लिए मुकर्रर। ज़रूरी चेन, टेक्सटाइल, फर्मा, IT और मैन्युफैक्चरिंग तरजीही शोबे होंगे। 20% इक्विटी सरमायाकारी की शर्त होगी। पंजाब हुकूमत ने सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए सनती तरक्की और एक्सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसका मजमूई हजम 150 अरब रुपए रखा गया है, जबकि 90 अरब रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। मुजव्वजा मंसूबे के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को 10 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे, जबकि दरमियाने और बड़े सनती इदारों को 3% तक कम शरह सूद पर फाइनेंसिंग दी जाएगी और बड़े मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए तक कर्ज की सहूलत मुयसर होगी। कर्जों की वापसी की मुद्दत 5 से 10 साल तक रखी जाएगी और ज़रूरी वैल्यू चेन, वैल्यू एडिटेड टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, IT और मैन्युफैक्चरिंग को तरजीही शोबों में शामिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक मंसूबों के लिए 20% इक्विटी सरमायाकारी पंजाब में कयाम और 4 साल में कम अज कम 50% बरामदात का हदफ लाजमी होगा, जबकि डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट की शर्त भी आयद की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब कॉन्फ्रेंस से खिताब करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तो मुल्क को अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ 10 रुपए टैक्स की जरूरत है और उसके लिए छापे और FIR और सजाएं और भाग दौड़ करना पड़ती है, तो यकीन करें कि ये जो यहाँ पे हमारे बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से इतना मोहब्बत करती है कि अगर हुकूमत को 10 रुपए चाहिए तो ये 12 रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कहूँ ब्यूरोक्रेसी का मसला है, जरूर है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी के मसले से सियासतदान जो है वो बरी जमा नहीं हो सकते। इसको ठीक तो हुकूमत नहीं करना है, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो। अगर ब्यूरोक्रेसी के भी जो मसले हैं तो उनको हल उस हुकूमत ने, सियासतदानों ने ही करना है। आपके जो गिले शिकवे हैं या आपको जो इतराजात हैं वो जरूर जायज हैं, लेकिन कानून साजी की जरूरत भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और ग्रास रूट लेवल से एक जदोजहद करके अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। और आपके साथ ही घोड़ों से तो अल्लाह ने बचा ही रखा, लेकिन अफजल भट्ट साहब जो है वो जानते हैं, इकट्ठी जदोजहद हमने पिंडी इस्लामाबाद में की, लाहौर पहली दफा आए आपके साथ। अब अफजल तालिब साहब और अरशद अंसारी साहब के रहमो करम पे हैं। तो इस्लामाबाद में मुशर्रफ दौर और पिछले उम्मीदवार में अफजल भट्ट साहब के साथ साथ हम भी नारे लगाते थे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हवाले से ठीक है मामला, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखें ना, जो मर्जी उस पे लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरे बारे में एक कोई लग जाए जिसका कोई सिरा पैर ही ना हो, तो मैं फिर जो मर्जी करता रहूं, फिर मेरी किसी ने नहीं सुननी, मेरे पे वो छाप लग जाएगी। मैंने, और पीपल्स पार्टी तो वैसे भी बड़ी काबिल रहम है, पीपल्स पार्टी ने तो कभी आपसे बदला लिया ही नहीं है। आप जो मर्जी आए, सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बात है, जो मर्जी लिखते रहें, जो मर्जी प्रोग्राम करते रहें। 8 से 13 महीने दिन को मैं जाता था असेंबली में, और डिफेंस प्रोडक्शन का मैं पहले स्टेट मिनिस्टर था, फिर डिफेंस का था, तो मैं असेंबली या कहीं अपने ऑफिस जाता था तो वहां पे मामलात सारे ठीक होते थे, मुझे कोई खतरा, कोई चीज नजर नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही रात को आके मैं 10 बजे टीवी लगाता था और कामरान खान साहब का प्रोग्राम सुनता था, तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी कि ये गवर्नमेंट तो रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। और वो 5 साल ऐसे चलता रहा। लेकिन आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कोई स्टेप लिया, कोई कानून साजी की, कोई ऐसी सख्ती की कि उनको रोका जा सके? हम बर्दाश्त करते रहे। देखिए, हमारे बारे में लिखा गया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कि फलां की टांग से बम बांध दिया,
آج وہ نہ بم والا ہے نہ بم ہے. ہمیں پھر بتایا بھی نہیں کہ وہ کون تھا جس کی ٹانگ سے بم باندھا گیا. لیکن لوگوں نے مانا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ سیاستدان تو ہیں ہی چور, ان کا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے لوٹنے کے علاوہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سیاستدانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, سیاستدانوں میں برے لوگ بھی ہیں. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اسی طرح ہر سیکٹر میں, صحافیوں میں آپ کہیں کہ سارے جو ہے تہجد گزار ہے تو وہ سارے نہیں ہیں. سب کے لیے جو ہے وہ سیم ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے سٹیپس نہیں اٹھائے, آئندہ بھی. اور میری یہ رائے ہے, جب ارشد انصاری صاحب آئے تھے, اور آپ خود اس میں گواہ ہیں کہ ان دنوں کوئی بھی سپیچز یا کوئی ٹی وی پروگرام ہوئے تو میں نے بالکل کلیئر کہا کہ یہ جو پیکا قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے, اس میں کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کر کے اور پھر قانون سازی جو ہے وہ کی جائے. اچھی بات ہے جیسے ارشد انصاری صاحب نے بتایا کہ ہماری منسٹر صاحب, ہماری بہن نے یہ کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اب بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کی طرف نہ جانا پڑے, آپ کو تکلیف نہ دینی پڑے, اور بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اگر کوئی قانون غلط ہے تو اس میں ترمیم کی جائے, اور اگر کوئی ٹھیک ہے تو آپ کو منایا جائے اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے چلا جائے. یہاں پہ میرے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ پروٹوکول لیتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. غریب ملک ہے, عوام مشکل میں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سفید پوش بندے کے لیے اپنی سفید پوشی برقرار رکھنا مشکل ہے. لیکن تصویر کے دونوں رخ آپ کو دیکھنا پڑیں گے. بحیثیت سلیم حیدر اگر میرے ساتھ کوئی عمل ہو جائے وہ میٹر نہیں کرتا. ایک عام اٹک کا بندہ ہے سلیم حیدر, اس کا نام ہے, اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن اگر بحیثیت ایک گورنر پنجاب کچھ ہو جائے تو پوری دنیا میں آپ کا جو میسج جائے گا وہ بہت برا جائے گا, اور کوئی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنے گورنر کی حفاظت نہیں کر سکے تو کسی دوسرے کی وہ کیا کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. اچھی بات ہے کہ اتنا امن یہاں پہ ہو جائے, یہ دہشت گردی ختم ہو جائے, یہ اسرائیل انڈیا کی مداخلت اور یہ جو سارا کچھ یہاں پہ ہے یہ ٹھیک ہو, اور سارے یہاں پہ پیدل جو ہے جائیں. میں تو ویسے بھی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی اکیلا پھرتا رہتا ہوں, اور روزانہ کی بنیاد پہ مجھے جو ہے وہ تھریٹس جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں. لیکن ایک مجبوری ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, میں وہ زیادہ اندر رہ نہیں سکتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے اسپیکر, آپ کے کسی منسٹر پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اٹیک. لاہور پریس کلب میں جرنلسٹ کانفرنس کا انعقاد. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کانفرنس سے خطاب جاری ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے بعد ایئر لائنز کی پروازیں بحال ہونا شروع. کویت سے جزیرہ ایئر کی پرواز, پاکستان کے لیے پروازیں آج سے بحال. 1 مارچ کے بعد جزیرہ ایئر کی پہلی پرواز کویت سے لاہور پہنچ گئی. جزیرہ ایئر کی پرواز میں 150 سے زائد مسافر سوار ہیں. مشرق وسطی میں جنگ بندی کے بعد ایئر لائنز کی پروازیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. کویت سے جزیرہ ایئر کی پاکستان کے لیے پروازیں آج سے بحال. 1 مارچ کے بعد جزیرہ ایئر کی پہلی پرواز کویت سے لاہور پہنچ گئی ہے. جزیرہ ایئر کی پرواز میں 150 سے زائد مسافر سوار ہیں. تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد سعید سے. جی سعید, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, مشرق وسطی میں جنگ بندی کے بعد ایئر لائنز کی پروازیں ہیں وہ بحال ہونا ہے, وہ شروع ہو گئی ہیں. اور ذرائع کے مطابق کویت سے جزیرہ ایئر کی پاکستان کے لیے پروازیں جو ہیں وہ آج سے بحال ہے وہ کر دی گئی ہیں. 1 مارچ کے بعد جزیرہ ایئر کی پہلی پرواز ہے جو کویت سے لاہور ہے پہنچی ہے. پرواز کے ذریعے 150 سے زائد مسافر ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں, اور لاہور ایئرپورٹ پر ان کی لیے جو اقدامات تھے وہ پہلے سے ہی مکمل کر دیے گئے تھے, کیونکہ گزشتہ تقریباً 1.25 ماہ سے جو لاہور ایئرپورٹ پر مشرق وسطی کی پروازوں کے لیے جو فیڈریشن تھا وہ بحال نہیں تھا. منسوخ ہونے کی وجہ سے انتظامات تھے وہ بھی اسی کے مطابق کیے جاتے تھے. آج پہلی پرواز ہے وہ جزیرہ ایئر کی وہ کویت سے لاہور ہے پہنچ چکی ہے, اور 150 سے زائد مسافروں کو جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا ہے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद आगाह करने के लिए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 4 सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मुस्तकिल मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिए। डॉक्टर राना खुरम आफ्ताब MS सर्विसेज अस्पताल और डॉक्टर समदा जहरा MS लेडी वॉलंटियरिंग अस्पताल तैनात कर दी गई। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों के नए MS तैनात कर दिए। डॉक्टर राना खुरम आफ्ताब को मुस्तकिल MS सर्विसेज अस्पताल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर समदा जहरा को MS लेडी वॉलंटियरिंग अस्पताल तैनात किया गया है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा MS सलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट और डॉक्टर इमरान बशीर को MS हब एंड स्कूप मॉडल अस्पताल जाहिर भी तैनात किया गया है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने MS साहिबान की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सूबे में भरत का रिंग रोड का दौरा। चेयरमैन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल भी हमरा थे। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ने रिंग रोड पर जारी ब्यूटिफिकेशन, मेंटेनेंस और मुरम्मत के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी को हिदायत की कि तमाम मेंटेनेंस वर्क और प्लांटेशन ड्राइव को 2 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। सूबाई वज़ीर मवासलात का कहना था कि वज़ीर आला की हिदायत की रोशनी में पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। और चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी और जितने भी ऑफिसर्स हैं रिंग रोड के ऊपर मौजूद हैं, जैसे कि हमारी सुपर CM जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक ये एक फील्ड के जो विजिट्स होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमेशा कहती है कि आप अपने दफ्तरों में कम और फील्ड में ज़्यादा मौजूद रहें। जो लाहौर की अवाम है, जो हमारे पंजाब की अवाम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत पंजाब जो उनको एकोमोडेट करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जैसे कि आपको मालूम है कि रिंग रोड के ऊपर एक प्रॉपर मैकेनिज्म और उसके SOPs के तहत हमारे चेयरपर्सन और उनकी पूरी टीम और जो यहाँ पे पुलिसिंग वाले कमांडेंट हैं एक पूरे मैकेनिज्म के साथ हमारी CM के विजन को आगे लेके जा रहे हैं। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप CM की सुपरविजन के अंदर जिस तरीके और मेहनत से हम लोग सारे एज ए टीम काम कर रहे हैं, CNW डिपार्टमेंट, रिंग रोड अथॉरिटी और जो जितने भी यहाँ पे अफसरान मौजूद हैं, आई कैन अश्योर यू के लाहौर वालों के एक बड़ी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन यहाँ पे चेंज नजर आएगी। शजरगारी की मुहिम, जैसे आपको पता है, आई जस्ट प्लांटेड अ ट्री एज वेल। और इसके बाद मैंने पूरा लूप अलॉन्ग विद द चेयरपर्सन उसको मैंने देखा है। जो भी इसके अंदर कमी कोताही हैं उनको हम ठीक करेंगे, क्योंकि एज यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये एक दिन का काम नहीं है, एक रोजाना एक ये मैकेनिज्म है, ये चेंज चलती रहती है। पंजाब में गंदम की कटाई के हवाले से इजलास सदारत सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक अरमानी ने की। इजलास में मेंबरान सूबाई असम्बली दाना मोहम्मद सलीम, चौधरी मोहम्मद जावेद, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू समेत काश्तकारों तंजीमों के नुमाइंदगान खालिद महमूद खोकर, चौधरी खालिद बाट, सरदार जफ़र हुसैन खान, मोहम्मद आफाक टवाना, चौधरी शौकत अली चंदड़, मुनीर शाहीन, राना मोहम्मद इफ्तिखार, चौधरी मकसूद अहमद जट, जमील निसार, चौधरी तारिक रज़ा गुजर, महमूदुल हक बुखारी और जमील रहमान बुजदार के अलावा हार्वेस्टर मालिकान और सर्विसेज प्रोवाइडर्स ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़राअत और सर्विसेज प्रोवाइडर्स की बामी मफाहमत से हर ज़िले में गंदम की कटाई की लागत का तखमीना लगाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ज़राअत ने हिदायत की कि सर्विसेज प्रोवाइडर्स काश्तकारों से मुकर्रर तखमीने से ज़ायद चार्जेस वसूल ना करें। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का अनमोल अस्पताल का दौरा। कैंसर के मरीजों में वज़ीर आला के खुसूसी प्रोग्राम के तहत कैंसर कार्ड्स तकसीम किए। कहा कि फ्री मरीज सालाना इलाज की हद 10 लाख मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अनमोल अस्पताल का दौरा किया। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक, COO शमशाद अली खान, डायरेक्टर मियां मुनीब, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अफसरान भी हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कैंसर के मरीजों में वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी प्रोग्राम के तहत कैंसर कार्ड्स तकसीम किए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला का कैंसर प्रोग्राम मार्च 2026 में शुरू किया गया। पंजाब के तमाम मुस्तकिल रिहायशी इस प्रोग्राम के तहत अहल हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि फ़ी मरीज सालाना इलाज की हद 10 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर का गजोमता और कान्हा का दौरा, सफाई, डेंगू मुहिम और तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC लाहौर ने 45 खुले प्लाटों की सफाई का अमल फौरी शुरू करने और डेंगू टीमों की कारकर्दगी सख्त मॉनिटर करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील नशर के इलाके गजोमता और कान्हा का दौरा किया। इस मौके पर CO MCL और AC नश्तर भी उनके हमरा थे।
انہیں ڈینگی مہم پر بریفنگ دی گئی، جس پر ڈی سی لاہور نے ہیلتھ ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈیپ کلیننگ کے عمل سے آگاہ کیا، جس دوران 45 کھلے پلاٹوں کی نشاندہی کی گئی، جن کے صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایل ڈی پی کے تحت مکمل ہونے والی گلیوں کا بھی معائنہ کیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی خوشی میں ٹاؤن شپ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت نواز شریف لورز گروپ کی چیئرپرسن عصبہ عامر بٹ نے کی۔ ریلی میں پاکستانی حکومت اور افواج کے کردار کو سراہا گیا۔ شرکاء نے بینرز اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں منور حسین نقوی، مرزا خالد بیگ، چودھری سعید، عدیم اجمل اور محمد عامر بٹ نے بھی شرکت کی۔ حسنین بٹ، حافظ عاطف، محمد ارشاد، حاجی احمد، سلطان محمود کشمیری، محمد حمید، طلال زاہد اور شکیل بھٹی، انجم شہزاد سمیت دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر ریلی نکالی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ورکرز ویلفیئر اسکول نشتر میں ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز کی اسکریننگ کا آغاز۔ افتتاح صوبائی وزیر لیبر محمد منشاء اللہ بٹ نے کیا۔ سیکرٹری لیبر دانش افضال اور کمشنر سوشل سیکیورٹی ذوالفقار علی کھل نے بھی شرکت کی۔ پنجاب بھر کے ورکرز ویلفیئر اسکولز میں بچوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ پروگرامز کے تحت 51,000 بچوں کی اسکریننگ کی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں لاہور کے 4 اسکولز میں اسکریننگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر لیبر محمد منشاء اللہ بٹ کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار بچوں میں ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز کی بروقت تشخیص، بچاؤ اور علاج کے لیے جامع پروگرام متعارف کروایا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ سینیٹری ورکر آصف ندیم کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔ اردلی کانسٹیبل شبیر احمد کی پروموشن کی درخواست پر ڈی پی او شیخ پورہ کو ہدایات جاری کی۔ ریٹائرڈ کانسٹیبل محمد حمید کی بیٹے کی ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی آر ایم پی کو ریلیف کی ہدایت کی۔ ریٹائرڈ سب انسپیکٹر اصغر علی کی قانونی کارروائی کی درخواست پر ڈی پی او شیخ پورہ کو ضروری کارروائی کی ہدایت کی۔ مرحوم سب انسپیکٹر محمد ریاض کے بھائی کی فیملی پینشن کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ شہید اے ایس آئی محمد اکرم کی اہلیہ کی قانونی کارروائی کی درخواست پر ڈی پی او شیخ پورہ کو ضروری کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی پازیٹیو کے ساتھ۔